Hello students and welcome you all in Abhyas channel of competition, and myself I am Anup Bhalla and I am teaching quant from last 20 years for different examinations like CAT, ZAT, Bank PO exams, CLAT, IPM and DUZAT। यार आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये वीडियो यार किन किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। डेफिनेटली ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है DU ZET और IPM स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, और अदरवाइज परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी एग्जाम्स में आता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके साथ ही यार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभ्यास चैनल जो है, अभ्यास चैनल ऑफ कंपटीशन, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर DUZ स्टूडेंट्स एंड IPM स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट जो डिफरेंट IIMs चलाते हैं उनके लिए। ठीक है, इस सीरीज में हम यार जो आपका मैथ्स पार्ट में, मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यार बिलीव मी, और मैं गारंटी भी देता हूं इस बात की, अगर आपने जो भी हमारी क्लासेस है, जितने भी टॉपिक्स की मैं क्लासेस लूंगा, अगर आपने वो सारी क्लासेस लगा ली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका क्वेश्चन पेपर उन क्लासेस से बाहर नहीं आएगा। अपने 20 इयर्स के एक्सपीरियंस से हम लोग ये सीरीज जो बनाने वाले हैं, सारे टॉपिक्स जो कवर करेंगे उसमें हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कवर करने हैं कि आपको एक्स्ट्रा किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यही क्लासेस अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैं कह रहा हूं आप इजीली अपने जो एग्जाम्स है, मैथ्स की पार्ट की बात बोल रहा हूं, डेफिनेटली यार मैथ्स तो आप क्रैक कर लोगे, मैथ्स में आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। ठीक है, चलो यार इंट्रो को मैं ज्यादा लंबी नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं IPM और DUZ स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोगों ने सभी ने यार इस जर्नी में मेरा साथ देना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक जरूर करना है और शेयर करना है अपने साथ के फ्रेंड्स को। ठीक है जी, आज का टॉपिक यार क्या है, दैट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम सॉल्व करने जाए तो हम एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं, बट मैक्सिमम लोगों को यार प्रॉब्लम ये होती है कि सर बन तो जाता है पर आंसर नहीं आता। सर आंसर नहीं आता, आंसर हमेशा रॉन्ग होता है। उसका रीजन क्या है यार? परमुटेशन कॉम्बिनेशन यार जो टॉपिक है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। जनरली यहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि सर परमुटेशन कहाँ यूज करनी है और कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करनी है। मुझे मोर देन 20 इयर्स हो गए, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि सर परमुटेशन कहाँ यूज करनी है और कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करनी है। तो आज के इस वीडियो में यार मैं ट्राई कर रहा हूं और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया, ठीक है, तो आपकी ये कंफ्यूजन में आज दूर हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यार टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन क्या होती है और कॉम्बिनेशन क्या होती है, पहले ये देखते हैं यार क्या होती है परमुटेशन। यार परमुटेशन का मतलब अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में सोचो तो क्या होता है, परमुटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अरेंजमेंट भी कह सकते, साथ में अरेंजमेंट तो बोलूंगा बोलूंगा सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। यार सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, परमुटेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आपने मान लो सिलेक्ट भी करना है, थिंग्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद उन थिंग्स को आपने अरेंज करना है, ये आपका परमुटेशन का मतलब है। अब जहां वर्ड अरेंजमेंट आ जाता है यार तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि जहां पर वर्ड अरेंजमेंट आ गया वहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर आपके वेरिएबल्स का वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही अगर आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है आपकी अरेंजमेंट भी चेंज हो जाती है। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन यार सिंपल सी बात, यहां पर सिलेक्शन होती है। अगर यहां पर सिलेक्शन है डेफिनेटली यहां पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है। तो अगर आपकी अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही है दैट मींस हम डेफिनेटली बोल सकते हैं यार ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ऑर्डर आपका यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन परमुटेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में यार मैं सिर्फ आपसे परमुटेशन ही डिस्कस करूंगा। परमुटेशन के ऊपर जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर कवर करूंगा, ताकि आपकी कंफ्यूजन कि कहां पर अरेंजमेंट लगनी है और कहां पर सिलेक्शन लगनी है ये दूर हो सके। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यार, परमुटेशन की ही बात करूंगा मैं। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूं कि कहां पर आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और कहां नहीं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि सपोज यू हैव टू मेक 2 लेटर वर्ड्स, आउट ऑफ द लेटर्स यू हैव टू मेक 2 लेटर वर्ड्स बनाने हैं आपने बेटा, 2 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स A B C। ठीक है, ABC को यूज करके आपने 2 लेटर वर्ड बनाने हैं। वो 2 लेटर वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, मीनिंगलेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ड्स आप बना सकते हो? अगर मैं बात करूं कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो यार अगर 2 लेटर वर्ड्स की बात करेंगे तो आप क्या क्या बना सकते हो मुझे बताओ। सर AB बना सकते हैं, बिल्कुल यार बना सकते हो AB। सर BC, बिल्कुल बना सकते हैं BC एंड CA। ठीक है, ये 3 आपने सिलेक्शन करनी, 2 लेटर्स आपने सिलेक्ट कर लिए। अब यार क्योंकि ये परमुटेशन है, डिफरेंट वर्ड्स की बात हो रही है, तो अगर AB बन सकता है, AB को अरेंज भी तो करेंगे। AB को कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं? या तो सर AB होगा या फिर क्या होगा बेटा, BA होगा ना। 2 पॉसिबिलिटीज होगी, AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो फर्स्ट AB में A फर्स्ट प्लेस पे है और सेकंड वाले में A सेकंड प्लेस पे है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट कर गया। अगर आपका ए फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो एक डिफरेंट वर्ड बना, और अगर आपका ए सेकंड प्लेस पे आ गया तो डिफरेंट वर्ड बना। तो यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि अरेंजमेंट आपकी डिफर कर गई, 2 डिफरेंट आपकी अरेंजमेंट्स बन गई। ऐसे ही बीसी में अगर देखेंगे, बीसी बन सकता है या फिर सीबी बन सकता है, या तो बीसी या फिर सीबी बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही सीए में या तो सीए या फिर एसी। ठीक है, तो कितनी अरेंजमेंट्स होगी अगर आप चेक करोगे, अगर आप चेक करोगे तो यार 6 अरेंजमेंट्स होगी, यानी कि कितनी वेज होगी यहां पर, 6 वेज आपकी होगी। अब इसमें किया क्या अगर ध्यान दो भाई, आपने पहले तो 3 सिलेक्ट किए, ए बी बी सी सी ए, कितनी वेज में सिलेक्ट किया, 3 वेज में आपने सिलेक्ट किया, और उनके बाद हर को अरेंज कर दिया, और हर जो 2 लेटर वर्ड कितनी वेज में अरेंज हो रहा था, 2 वेज में अरेंज हो रहा था, तो टोटल कितनी वेज बन गई यहां पर, 6 वेज बन गई। यहां पर टोटल कितनी वेज बन गई, 6 वेज बन गई। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा भाई, क्लियर है। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट यहां पर दिखा दिया मैंने, ए फर्स्ट प्लेस पे, ए सेकंड प्लेस पे, ए बी बना और बी ए बना। ठीक है, बट अगर यहां पर यार कॉम्बिनेशन की बात आती, अगर बोला जाता इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 2 लेटर्स आउट ऑफ एबीसी, तो आप कितनी वेज में सिलेक्ट कर सकते थे, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 2 लेटर्स आउट ऑफ ए बी सी। तो यहां पर आप क्या कहते, सर ए बी बी सी सी ए। अब बेटा यहां पर देखो सिर्फ सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करनी है तो आप अगर ए बी सिलेक्ट करोगे तब भी ए की बात है, अगर आप बी ए सिलेक्ट करोगे तब भी ए की बात है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, यहां पर ऑर्डर मैटर कर ही नहीं रहा है, यहां तो आपने सिर्फ सिलेक्शन करनी है, आपने ए बी सिलेक्ट किया या बी ए सिलेक्ट किया, ए की बात होगी। तो यहां पर ओनली सिलेक्शन आई, ओनली सिलेक्शन। ठीक है, तो यहां पर कितनी वेज बनी, यहां पर सिर्फ 3 वेज बनी, कि आप सिलेक्ट कितनी वेज में कर सकते हो, 3 वेज में। तो ये जस्ट मैंने आपको यार डिफरेंस बताया है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या हो सकता है। परमुटेशन में सिलेक्शन भी थी और अरेंजमेंट भी थी, कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन थी। क्लियर है, तो मैं बिल्कुल ये बेसिक से क्वेश्चन से आपको मैंने स्टार्ट करवाया है, और अब हम यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
करनी मैंने इस वीडियो में क्या करने हैं हमने क्वेश्चंस किसके ऊपर करने हैं, सिर्फ परमुटेशन के ऊपर करने हैं। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन के ऊपर करने हैं। तो सबसे पहले जो रूल मैं बताने जा रहा हूं यहां पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के रूल्स बताने जा रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल। कहां कहां मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, कहां कहां हम एडिशन यूज करेंगे, ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन का रूल आपने कहां यूज करना है, तो रजिस्टर पेन अपने पास में रखो, नोट करो भाई कहां पर आपने मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। ठीक है बेटा, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मान लो ये कह देंगे सपोज देयर आर टू जॉब्स, वन जॉब कैन बी डन इन एम वेज एंड अदर जॉब कैन बी डन इन एन वेज, कि पहली जॉब आप एम वेज में कर सकते हो और दूसरी एन वेज में कर सकते हैं। नाउ इन हाउ मेनी वेज द जॉब कैन बी डन इफ यू हैव टू कंप्लीट बोथ द जॉब्स, इन हाउ मेनी वेज द जॉब कैन बी डन इफ यू हैव टू कंप्लीट बोथ द जॉब्स, आपको दोनों की दोनों जॉब्स करनी है बेटा। तो उस केस में यानी कि आपको फर्स्ट जॉब भी करनी है और आपको सेकंड जॉब भी करनी है। ठीक है, यहां पर ये थ्योरी थोड़ी लिखी है, पढ़ लेते हैं भाई। इफ देयर आर टू जॉब सच दैट वन कैन बी डन इन एम वेज एंड अनदर सेकंड जॉब कैन बी डन इन एन वेज, then the two jobs in succession can be completed in, two jobs can be completed in, यानी कि आपको फर्स्ट जॉब भी करनी है एंड आपको सेकंड जॉब भी करनी है, दोनों जॉब्स करनी है। तो कितनी वेज में कर सकते हो, तो याद रखना बेटा, जहां पर एंड यूज में आ जाएगा, ध्यान रखना, जहां पर एंड यूज में आ जाएगा तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो पहली जॉब एम वेज में कर सकते हैं तो एम कितनी वेज से सिलेक्ट कर सकते हो, एम वेज में, दूसरी जॉब एन वेज में कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगी, एम इंटू एन वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी एम इंटू एन वेज। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भाई बहुत यूज में आना है, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन यूज कहां करनी है, जहां पर एंड होगा, बीच में एंड यूज होगा वहां पर मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। क्लियर है, तो बढ़ते हैं इसके एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल जरूर करवाऊंगा यार यहां पर, और क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ना फड्डा क्लियर हो जाता है, तो हर क्वेश्चन का एग्जाम्पल जरूर साथ में करेंगे। और हम यार ट्राई करेंगे परमुटेशन में ना, जनरली हम फॉर्मूले से करते हैं, बट मैं आपको बताऊं परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स का टॉपिक है ही नहीं है, ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। लॉजिक से सोचना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को, और बिना किसी फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज यहां पर आपको करवाऊंगा विदाउट फॉर्मूला भी, और फॉर्मूले से भी बता दूंगा भाई। कई लोग जो है प्रॉपर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे यार एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्लास देयर आर 14 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। ठीक है जी, द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। तो बेटा क्वेश्चन की आपने लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़नी है। क्या दिया हुआ है देखो, अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, एंड यूज हुआ है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक द सिलेक्शन, टीचर कितनी वेज में सिलेक्शन कर सकती है। ठीक है जी, तो देखते हैं भाई। अब क्योंकि एंड यूज में हुआ है तो यहां पर क्या लगेगा आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई एक बॉय भी सिलेक्ट करना है और एक गर्ल भी सिलेक्ट करनी है, तो बॉय कितनी वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितने बॉयज है भाई 14, तो भाई 14 बॉयज है तो आप 14 में से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है, तो कितनी वेज हुई 14 वेज में बॉयज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड अ गर्ल, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन, गर्ल कितनी वे में सिलेक्ट कर सकते हो, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर सर 8, तो भाई कितनी वेज में सिलेक्ट कर सकते हो 8 वेज में, क्योंकि 8 में से कोई एक चूज करनी है आपने, तो कितनी वेज में 8 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी, तो 14 इंटू 8, हम इजीली बोल सकते हैं ना 14 इंटू 8 कितना हुआ, इट इज 112 वेज। सो सिलेक्शन कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज 112 वेज। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने यहां पर आपको बता दिया एंड यूज में हो रहा है तो एफपीएम लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपका लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा एडिशन रूल। एडिशन रूल आपने कहां पर यूज करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज फर्स्ट जॉब कैन बी डन इन एम वेज, सेकंड जॉब कैन बी डन इन
n वेज, वही सेम है। नाउ अब क्वेश्चन किस तरह से होगा, इन हाउ मेनी वेज कैन ईदर ऑफ द जॉब्स, ईदर ऑफ द टू जॉब्स, ईदर ऑफ द टू जॉब्स का मतलब क्या हुआ बेटा, या तो आप फर्स्ट जॉब करोगे, अगर फर्स्ट किया आपने तो डेफिनेटली आप सेकंड जॉब नहीं करोगे। दूसरा केस, और फर्स्ट जॉब आप नहीं करोगे, आप सेकंड जॉब करोगे। दो ही केस होंगे, या तो फर्स्ट जॉब करोगे या फिर सेकंड, दोनों में से कोई एक। यानी कि जब भी बीच में और आएगा, जब भी बीच में और आएगा तो आपको क्या करना है, एडिशन रूल यूज करना है। तो अब इसी क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट जॉब हम कर सकते हैं m वेज में, और सेकंड जॉब हम कर सकते हैं कितनी वेज में, n वेज में, और दोनों में से कोई एक करनी है तो डेफिनेटली आपको बीच में प्लस लगाना है। तो कितनी वेज में जॉब की जा सकती है, m प्लस n वेज। कितनी वेज में कर सकते हैं, m प्लस n वेज। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कहां पर आपने एडिशन और कहां आपने मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल से बढ़ेंगे आगे यार, हम ऐसे नहीं, हमने रूल भी करना है और साथ के साथ एग्जांपल भी करने हैं। हाँ जी, चलो फिर बढ़ते हैं एग्जांपल पे। In a class there are 14 boys and 8 girls. The teacher wants to select a boy or a girl to represent the class in a function. In how many ways the teacher can do the selection? अब आप लोग में से मैक्सिमम जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो ये कह रहे होंगे सर आपने तो सेम क्वेश्चन दे दिया, आपने तो सेम क्वेश्चन दे दिया। लेकिन नहीं भाई, सेम क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है आपने, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक है लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो लैंग्वेज में क्या चेंज है, क्या चेंज है ये देखो, द टीचर वॉन्ट्स टू सिलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल। या तो बॉय सिलेक्ट करेगी वो या फिर गर्ल सिलेक्ट करेगी, दोनों में से कोई एक, दोनों इकट्ठे नहीं, दोनों में से कोई एक। और यूज में आ गया तो यार ये क्या रूल हुआ आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सिंपल सी बात है, क्या हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो कर लो भाई जल्दी से। बॉयज कितनी वेज में सिलेक्ट कर सकते हो, 14, गर्ल्स कितनी वेज में, 8, दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो 14 प्लस 8 कितनी वेज हो जाएंगी, 22 वेज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट अ चाइल्ड कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 14 बॉयज और 8 गर्ल्स है, 22 चिल्ड्रन है और आपको एक ही सिलेक्ट करना है। तो ऐड कर दोगे, या तो 14 बॉयज में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे या फिर 8 गर्ल्स में से कोई एक, तो टोटल 22 वेज हो जाएंगी। क्लियर है जी, पक्का यार, आ रहा है ना मजा, ध्यान दो, एंड तक आपने रहना है साथ में और देखना सारा ये आपका कंफ्यूजन आज दूर हो जाने वाला है भाई। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यार, परमुटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स। परमुटेशन होती क्या है, अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी डन टेकिंग सम और टेकिंग ऑल ऑफ द थिंग्स एट अ टाइम। ठीक है, तो जैसे यार एक ये एग्जांपल हम कर भी चुके हैं, मैं फिर भी चलो आपको बता रहा हूं। देखो क्या एग्जांपल, व्हाट इज द परमुटेशन ऑफ 3 लेटर्स एबीसी टेकिंग 2 लेटर्स एट अ टाइम। एट अ टाइम आपने कितने करने हैं, 2 लेटर्स। तो ये अभी हमने किया था बेटा, क्या था, जल्दी से एबीसी में से सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, या तो ए बी होगा सर, बी सी होगा, पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर सी ए। अब इनको अगर अरेंज करेंगे तो ए बी को 2 वेज में कर सकते हैं, ए बी या फिर बी ए, बी सी या फिर सी बी, सी ए या फिर ए सी। तो कितनी वेज हुई, 6 वेज। ठीक है, ये अभी हमने किया था, तो मेरे ख्याल से सभी ने समझ लिया होगा, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यार परमुटेशन के फॉर्मूले के ऊपर एक बार आ जाते हैं कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनपीआर क्या होता है बेटा, एनपीआर, एनपीआर का मतलब क्या हुआ कि परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स, permutation of r things out of n different things, permutation of r things out of n different things। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
ठीक है, ये आपका परमुटेशन का फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर करना है यार कि मान लो 7p5 करना है, मान लो आपने 7p5 करना है, तो क्या करोगे आप, ये होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया ये। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो यार क्या सॉल्व करोगे आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे रुक जाओ, तो ये क्या हो गया आपका डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व कर लो यार, ये आपका क्या आ जाएगा 2520। ठीक है, ये आपकी परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। तो यहां पर हमने क्या किया, परमुटेशन ऑफ 5 थिंग्स आउट ऑफ 7 डिफरेंट थिंग्स। तो ये फॉर्मूला बता दिया, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यार, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर यार मैं आपसे बात करूं, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये यहीं पर यही चीज एक्सप्लेन की हुई है एनपीआर। यार अब मैं आपको एक बता रहा हूं, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, ध्यान देना, और कोई भी फैक्टोरियल आई गेस सभी ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन +1 में +2 में पढ़ी होगी, तो फैक्टोरियल का मतलब सभी को पता है, बट मैं कुछ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ी है उनको बता रहा हूं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। बेटा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 5 फैक्टोरियल दिया है तो आपने इसको कैसे एक्सपैंड करना है, आपने 5 को रिड्यूस करते रहना है, कहां तक, जब तक 1 आ जाए। तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लो 120 आ जाएगा। आपको कहे जाए 4 फैक्टोरियल क्या होता है, तो बेटा 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये आपका 24 आ जाएगा। एंड सो ऑन, कोई भी फैक्टोरियल को सॉल्व करना है तो आपने उसको एक्सपैंड करना है, रिड्यूस करते रहना है नंबर को। जैसे 5 फैक्टोरियल था तो पहले 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, ये याद रखना कि बाकियों को तो एक्सपेंड किया जा सकता है, हम कहते हैं 0 फैक्टोरियल, तो भाई 0 फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि 0 को एक ही वे में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो 0 लिख के, इसलिए उसको 0 फैक्टोरियल को हम 1 बोलते हैं। आई होप सभी को फैक्टोरियल का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, बड़े आगे चलो। अच्छा बेटा अगर मैं इसी बेस पे आपको ये बोलूं, आपने एनपीएन निकालना है, मान लो एनपीएन निकालना है, तो एनपीएन क्या होगा सर, एनपीएन होगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ऊपर क्या आ गया n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया 0 फैक्टोरियल, तो बेटा ये क्या हुआ n फैक्टोरियल अपॉन 1, यानी कि किसके इक्वल हो गया n फैक्टोरियल के। तो ये आपको बहुत काम में आएगा एनपीएन। एनपीएन का मतलब क्या हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, यानी कि सारी की सारी थिंग्स को अगर आपने अरेंज करना है तो बेटा वो किसके इक्वल होगा, हमेशा एन फैक्टोरियल के। एनपीएन हमेशा किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल के। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हम। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, ये हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस नोट करते रहना और साथ में समझते रहना अप्रोच क्या है। क्वेश्चन है, देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर फिजिक्स, 5 कैंडिडेट्स फॉर मैथमेटिक्स एंड 6 कैंडिडेट्स फॉर केमिस्ट्री स्कॉलरशिप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द 3 scholarships बी अवॉर्डेड, 1 to each कैटेगरी। आपको तीनों की तीनों स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है, कितनी वेज में दे सकते हो, यानी कि आपने फर्स्ट स्कॉलरशिप भी देनी है जो कि फिजिक्स की है, एंड आपने एक स्कॉलरशिप किसकी देनी है, मैथ्स की, एंड और तीसरी स्कॉलरशिप आपने देनी है एंड थर्ड स्कॉलरशिप ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा याद करो क्या रूल बताया था, जब भी एंड यूज में होता है तो बीच में क्या यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन। यहां पर रूल यूज होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे बताओ अगर फिजिक्स की स्कॉलरशिप देनी है तो कितनी वेज में दे सकते हो, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है, 3, तो 3 में से किसी एक को दे दोगे आप, तो फिजिक्स कैन बी गिवन इन 3 वेज, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन यूज होगी, मैथ्स कैन बी गिवन इन हाउ मेनी वेज,
5 कैंडिडेट्स आर देयर, तो 5 कैंडिडेट्स है, 5 में से किसी एक को दे दोगे तो कितनी वेज? 5 वेज। केमिस्ट्री कितनी वेज में दे सकते हो? 6 वेज। तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 6 कितनी वेज होगी? 90 वेज होगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 90 वेज में आप तीनों की तीनों स्कॉलरशिप दे सकते हो, फर्स्ट भी, सेकंड भी, एज वेल एज थर्ड भी। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, यहां पर यूज क्या हुआ है? रूल एफपीएम। एफपीएम क्यों यूज हुआ है? क्योंकि बीच में एंड आ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता दैट इन हाउ मेनी वेज कैन वन ऑफ 3 स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड, अब ध्यान दो, 1 ऑफ 3 स्कॉलरशिप, आपने कोई एक स्कॉलरशिप देनी है, ईदर इट कुड बी फिजिक्स और इट कुड बी मैथ्स और इट कुड बी केमिस्ट्री, तो तीनों में से कोई एक देना है। तो 1 यानी कि फिजिक्स दे सकते हो और मैथ्स दे सकते हो और केमिस्ट्री दे सकते हो। तो कितनी वेज होंगी बेटा? बीच में और यूज हो रहा है, और यूज हो रहा है तो क्या करते हैं जल्दी से? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सर फिजिक्स अगर देनी है तो कितनी वेज में? 3 वेज में से 3 में से किसी एक कैंडिडेट को दे देंगे। अगर फिजिक्स ना दिया बेटा तो सर मैथ्स दे सकते हैं, और है तो बीच में प्लस लगेगा। मैथ्स कितनी वेज में? सर 5 वेज में दे सकते हैं। अगर मैथ्स भी नहीं दिया तो बेटा तो सर हमें केमिस्ट्री देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई एक तो देनी है। तो बेटा केमिस्ट्री कितनी वेज में दे सकते हैं? सर 6 वेज में। तो बेटा टोटल कितनी वेज होगी? सर 3 + 5 + 6, सर 14 वेज हो गई। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है, क्योंकि एक ही स्कॉलरशिप देनी थी तीनों में से कोई एक, तो बीच में ऐड लगा दिया हमने, सिंपल सी बात। क्लियर? आई होप यार सभी को मजा आ रहा होगा भाई, क्लियर है ना? बस ऐसे ही हमने मस्ती से ये चैप्टर खत्म कर देना है, और कंफ्यूजन जो भी आपके माइंड में रहती है सारी खत्म कर देनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। सिर्फ परमुटेशन करेंगे, परमुटेशन आज, और परमुटेशन पता लग जाएगा आपको क्यों लगा रहे हैं और क्यों हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। खैर आज परमुटेशन करेंगे, तो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्संस इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। हमने एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है एंड एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। अब बेटा अच्छा साथ में ही दिया, इन विच 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोस्ट, एक पर्सन को एक ही पोस्ट जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब यहां पर चूज आ गया है, जनरली हम कहते हैं कि यार जहां पर चॉइस की बात है, सिलेक्शन की बात है, वहां पर कॉम्बिनेशन, बट यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं लगेगी। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्यों नहीं लगेगी। क्योंकि यार अगर आप मान लो कोई 2 पर्सन सिलेक्ट कर लेते हो, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहां पर परमुटेशन लगेगी, क्यों लगेगी। अगर आप 2 पर्सन ए और बी सिलेक्ट करते हो, मान लो, ठीक है, ए को आपने चेयरमैन बना दिया और बी को आपने वाइस चेयरमैन बना दिया, ये एक अरेंजमेंट हुई। दूसरा केस आप ये भी तो ले सकते हो बेटा, ए को आप वाइस चेयरमैन बना दो और बी को आप चेयरमैन बना दो, ये भी तो ले सकते हो आप। तो इसमें आपकी 2 अरेंजमेंट्स बन गई, पहला केस ए चेयरमैन बी वाइस चेयरमैन, दूसरा केस ए वाइस चेयरमैन बी चेयरमैन। तो यहां पर ऑर्डर मैटर कर गया ना, एक ही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो अगर ऑर्डर मैटर कर जाता है यहां पर, तो वहां पर क्या लगती है? परमुटेशन लगती है, अरेंजमेंट लगती है। तो इसलिए ये किसका क्वेश्चन है? परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया यहां पर परमुटेशन क्यों लगेगी। अब सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है कि भाई मान लो अगर आपने चेयरमैन सिलेक्ट करना है, आपके पास कितने बंदे अवेलेबल है? एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है और आपने एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो मुझे बताओ चेयरमैन अगर सिलेक्ट करना है, आपके पास कितने बंदे अवेलेबल है? सर 8 पर्सन अवेलेबल है, ठीक है? तो लिखो कि चेयरमैन सिलेक्ट करने की कितनी वेज है? 8 वेज है, ठीक है? नेक्स्ट, अब वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है, अब कितने नंबर ऑफ पर्सन बचे? सर एक पर्सन तो गया, कौन सा? जिसको हमने चेयरमैन सिलेक्ट किया है उसको हम वाइस चेयरमैन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एक पोस्ट पे सिर्फ एक ही पर्सन रह सकता है, उससे ऊपर नहीं। तो इसका मतलब वाइस चेयरमैन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने बचे बेटा? सर 7। तो कितनी वेज होगी? अब सर मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज किया? बेटा यहां पर दोनों सिलेक्ट करने हैं, हमें चेयरमैन भी सिलेक्ट करना है
एंड वाइस चेयर, एंड ध्यान देना, एंड वाइस चेयरमैन भी सिलेक्ट करना है, दोनों ही जॉब्स हमने करनी है। तो एंड है तो बीच में मल्टीप्लाई लगेगा, तो चेयरमैन के लिए 8 वेज और वाइस चेयरमैन के लिए 7 वेज, तो कितनी होगी 56। सिंपल सी बात ये है ना, हमें कोई एक पर्सन थोड़ी सिलेक्ट करना था कि भाई या चेयरमैन सिलेक्ट कर लो या वाइस चेयरमैन, ना, हमें दोनों ही सिलेक्ट करने थे, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन दोनों, इसलिए मल्टीप्लिकेशन यूज में आई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 56 वेज। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भाई यहां पर मैंने परमुटेशन क्यों यूज की है। परमुटेशन क्यों यूज की थी, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा था बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से, चलो। और आपने जिनको आता है भाई सॉल्व करते रहने हैं, बाद में हम चेक कर लेना है, मेरे साथ वेरीफाई करना है कि आंसर मैंने सही दिया कि नहीं दिया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, परमुटेशन का एक और केस, इन हाउ मेनी वेज 3 prizes कैन बी गिवन टू 5 बॉयज व्हेन ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। ठीक है, हमने 3 प्राइजेस बांटने हैं, कितने लोगों में, 5 लोगों में, 5 चिल्ड्रन में हमने 3 प्राइजेस बांटने हैं। ठीक है, जिसमें किसी एक पर्सन को कितने भी प्राइजेस दिए जा सकते हैं, कितने भी प्राइजेस दिए जाते हैं, एक या एक से ज्यादा प्राइजेस दिए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, यहां पर बच्चों की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर यहां पर 3^5 आएगा कि 5^3 आएगा। ये तो पता होता है कि 3^5 या 5^3, लेकिन दोनों में से क्या आएगा, ये कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। कैसे आपने करना है बेटा, आपने सबसे पहले ये सोचना है कि आप क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, क्या चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और किन में कर रहे हो। तो ध्यान देना, क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्राइजेस कर रहे हैं, किन में कर रहे हैं, बॉयज कर रहे हैं में कर रहे हैं। हमने प्राइजेस को देना है, किनको, बॉयज को देना है। तो प्राइजेस कितने हैं, 3, तो लिख लो भाई P1 P2 P3, ये लिख दिया। बॉयज कितने हैं 5, बॉयज कितने हैं 5, B1 B2 B3 B4 B5, ये लिख दिया। ठीक है, अब कैसे, देखो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या, प्राइज, तो जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उनको ऊपर लिख लो, और जिनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी है उनको नीचे कर लो। ठीक है, तो अब आपने किसको सोचना है, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कि प्राइस 1 अगर आपने देखना है, देना है, मान लो प्राइस 1 देना है, तो कितनी वेज में दे सकते हो, सर प्राइस 1 बॉय 1 को भी दे सकते हैं, बॉय 2 को भी, बॉय 3 को भी, बॉय 4 को भी, और बॉय 5 को भी दे सकते हैं। पांचों में से किसी एक को भी दिया जा सकता है, तो ठीक है, प्राइस 1 कैन बी गिवन इन हाउ मेनी वेज, 5। ठीक, एंड आपने सेकंड प्राइस भी देना है, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन, तो P2 कितनी वेज में दिया जा सकता है। अब देखो, ऐसा कहीं नहीं गिवन है कि किसी एक को प्राइज दे दिया तो दूसरी बार उसको प्राइज नहीं दे सकते, ऐसा नहीं दिया हुआ है। हमें दिया क्या हुआ है कि एक बॉय को कितने भी प्राइजेस दिए जा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर रेपिटेशन अलाउड है बेटा, यहां पर रेपिटेशन अलाउड है। तो सेकंड प्राइज कितने को दिया जा सकता है, सर फिर तो सेकंड प्राइज भी बॉय 1 को भी दिया जा सकता है, बॉय 2 को भी, बॉय 3 को भी, बॉय 4 को भी, बॉय 5 को भी। तो बेटा कितनी वेज होगी, सर ये भी 5 वेज हुई, वेरी गुड। अब प्राइस 3 कितने को दिया जा सकता है, सर प्राइस 3, सर सेम ही तो होगा। अरे भाई बिल्कुल सेम होगा, तो बोलो ना यार जल्दी से, प्राइस 3 कितनों को दिया जा सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो प्राइस 3 भी बॉय 1 2 3 4 5 पांचों में से किसी को भी दिया जा सकता है। तो बेटा ये क्या आ गया, 5 क्यूब, ये क्या आ गया 5 क्यूब, यानी के 125 वेज। ठीक है, तो ध्यान देना, आपने क्या, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना उसके लिए नंबर ऑफ वेज देखनी है। आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था, प्राइजेस, तो आपने ये सोचा प्राइस 1 कितनों को दिया जा सकता है, प्राइस 2 कितनों को दिया जा सकता है, प्राइस 3 कितनों को दिया जा सकता है, ऐसे सोचना है। ठीक है, या फिर अगर आपने फॉर्मूला वाइज ही सोचना है तो याद रखना, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो ऊपर, और जो चीज जिनमें करनी है उनको नीचे। तो बॉयज नीचे आएंगे क्योंकि उनमें हम प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और नंबर ऑफ प्राइजेस ऊपर आएंगे।
नंबर ऑफ प्राइजेस ऊपर आएंगे। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है ना वो हमेशा पावर में आनी है, ध्यान देना, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो हमेशा पावर में होनी है, और जिनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो हमेशा बेस में होंगे। तो यहां पर किन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी? बॉयज में। बॉयज कितने थे? 5। क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी? प्राइजेस। प्राइजेस कितने थे? 3। तो आपका आंसर सीधा ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 5 क्यूब हो गया। तो ये आपका क्या आ गया? 125। ठीक है, अब दिमाग में रहेगा, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो पावर में, जिनमें होनी है वो बेस में। और आंसर खटाक से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं पक्का आपको। ठीक है जी, क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बीच में पूछूंगा ऐसे क्वेश्चन, बताना, फिर आंसर देखते हैं। रिवाइज करवा दिया मैंने, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो पावर में, जिनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो बेस में। तो याद रखना भैया ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखना है हमने, चलो। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 such that the numbers are divisible by 4 and their digits do not repeat? ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ये मैं क्वेश्चन ये बाद में करेंगे कि 4 से डिविजिबल कितने हैं। पहले हम कौन से देखेंगे कि टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं। अच्छा यार, यहां पर स्पेशली लिखा ही हुआ है डू नॉट रिपीट, बट ध्यान देना यार, ऐसे क्वेश्चन में अगर रेपिटेशन के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रेपिटेशन के बारे में क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तब भी बाय डिफॉल्ट आपने क्या अज्यूम करना है? दैट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा आपने ये अज्यूम करना है दैट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रेपिटेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक, तो यार मैं इसको वन बाय वन सॉल्व करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। 4 से डिविजिबल वाले बाद में बताता हूं, पहले टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं ये देखेंगे। और पहला केस ले रहा हूं विदाउट रेपिटेशन। ठीक, अब कितने डिजिट का नंबर बनाना है? विदाउट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, बिना फॉर्मूले के बताऊंगा यार। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का, तो आपने ऐसे लिख लेना है। ठीक, आपको अवेलेबल कितने डिजिट्स है? देखो 1 2 3 4 5 4 6 7, यानी कि 6 डिजिट्स अवेलेबल है टोटल। 6 डिजिट्स आर अवेलेबल। तो आपने इनको कैसे सॉल्व करना है? रेपिटेशन नॉट अलाउड है। फर्स्ट प्लेस पे कितने आ सकते हैं बताओ? सर फर्स्ट प्लेस में से इन 6 में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है जी, गुड। सेकंड प्लेस पे जो डिजिट आपने फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया है डेफिनेटली वो सेकंड प्लेस पे नहीं आएगा, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो सेकंड प्लेस पे कितने आएंगे? सर 5 आएंगे। थर्ड पे कितने आएंगे? सर 4 आएंगे। नेक्स्ट सर 3 आएंगे। नेक्स्ट सर 2 आएंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया? ये आ गया आपका 6 इंटू 5 30, 4 जा 120, 6 जा 720। ठीक है, इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैंने सीधा लिख दिया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। पहले पे कितने आ सकते हैं? 6, दूसरे पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, खत्म, सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, भाई 6 में से 5 सिलेक्ट अरेंज करने थे तो 6p5 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यही चीज बनेगी, सॉल्व करके देख लेना। सर अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? अगर रेपिटेशन अलाउड है तो भाई वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से करते हैं। देखो रेपिटेशन अलाउड है, फिर लिखो 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5। चलो फर्स्ट प्लेस पे कितने आएंगे अब? सर 6। सेकंड पे सर 6 ही आएंगे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। जो हमने पहले प्लेस पे लिख लिया है उसको दोबारा भी तो लिख सकते हैं। थर्ड पे सर 6, नेक्स्ट पे सर 6, नेक्स्ट पे सर 6। तो ये कितना हो गया? 6/5। अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो ये आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है, पक्का? चलो मैं अब एक थोड़ा सा चेंज आपसे और पूछता हूं। मान लो डिजिट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास 0 2 3 4 5 6, ये डिजिट्स अवेलेबल होते। अब मैं आपको कहता 5 डिजिट का नंबर बताओ तो कितने बनेंगे, और रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अब टोटल नंबर्स बताने हैं आपने, टोटल नंबर्स बताने, रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब बताओ
जल्दी से बताना है भाई, आंसर आ जाना चाहिए सभी का। हाँ जी, तो अगेन क्या करेंगे सर, 5 डिजिट का नंबर है, ये लिख दिया हमने। पहले प्लेस पे सर कितने डिजिट अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है। बट ध्यान दो बेटा, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने 0 फर्स्ट प्लेस पे रख दिया तो वो तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना, तो ये गलती नहीं करनी है। 0 फर्स्ट प्लेस पे रख दिया तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने रख सकते हैं सर, 5 रख सकते हैं, लिख दो भाई। सेकंड प्लेस पे सर अब तो 0 आ सकता है, सेकंड प्लेस पे बिल्कुल आ सकता है, तो 0 अब कंडीशन खत्म होगी, 0 ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, आपने फर्स्ट प्लेस पे कोई एक डिजिट रखा है, उसको नहीं यूज कर सकते। मान लो आपने 2 रखा होगा तो आप 2 को नहीं यूज कर सकते। आप कितने बचे सेकंड प्लेस के लिए, अगेन 5। नेक्स्ट के लिए एक एक छोड़ते रहो, 4, फिर क्या बचेंगे 3, फिर कितना बचेंगे 2। तो आंसर क्या आ गया सर, 5 4 जा 5 5 जा 25, 100 100 और सर 600 आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब। तो आंसर 600 हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने यार बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन भी आपको करवा दिए, ठीक है। इसमें कि 4 डिजिट या 5 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं टोटल। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई थी, क्वेश्चन में कंडीशन दी थी, वो कंडीशन फुलफिल करनी है हमने, तो करो। कंडीशन क्या थी, चलो देखते हैं। सर हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। हमने बताने हैं 4 के मल्टीपल। तो बेटा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो यहां पर अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होंगे तो हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना पड़ेगा ना, कि नहीं? लास्ट के 2 डिजिट अपनी तरफ से डिसाइड करने पड़ेंगे। तो ठीक है सर, करो। 1 2 3 4 5 लास्ट के 2 डिजिट डिसाइड करने हैं। फिर दूसरा केस कितने बन सकते हैं ये देखते हैं। तो बताओ लास्ट के 2 डिजिट, अब इसमें ना रेंडमली नहीं चलना। आपने टेंस प्लेस पे अगर 1 फिक्स किया तो 1 से कितने नंबर बन सकते हैं। अगर टेंस प्लेस पे 1 फिक्स किया तो यहां पर 2 रख सकते हो, और 1 फिक्स किया तो यहां पर 6 रख सकते हो। दो पॉसिबल केसेस बने, 12 रखो या 16। अब टेंस प्लेस पे आपने 2 फिक्स करना है, 2 फिक्स किया तो लास्ट में सिर्फ 4 रख सकते हो और कोई नंबर नहीं बनेगा, ठीक है, बाकी कोई नहीं रख सकते। अब टेंस प्लेस पे 3 रखो, 3 रखते हो तो या तो 32 रखा जाएगा, वो भी 4 से डिविजिबल होगा, या फिर 36 रखा जाएगा, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। और सर लास्ट में अगर मैं 4 रखूं, बेटा अगर 4 रखोगे तो 4 के साथ आप कोई यूज ही नहीं कर सकते हो, 4 के साथ 4 नहीं यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो इसलिए 4 रखने से कोई नहीं बनेगा, 4 रखने से आपका कोई नहीं बनेगा। तो 5 रखते हैं, 5 तो है नहीं सर, ठीक है 6 रख लो भाई, 6 रखोगे तो 64 बन जाएगा सर। और सर अगर लास्ट में 7 रखो भाई, लास्ट में 7 रखते हो तो 72 बन गया एक तो, और दूसरा सर 76 भी हो सकता है। वेरी गुड। तो बेटा कितनी पॉसिबल केस बने, 8 वेज बने, 8 केसेस बने आपके पास, जिसमें लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो 8 केसेस तो बना लिए। अब यार एक बात बताओ, अगर लास्ट में मैं 12 रखता हूं तो कितने नंबर्स बन सकते हैं 5 डिजिट के, ये देखना आपने, क्योंकि हर केस में सेम ही नंबर्स बनेंगे। अगर लास्ट में 12 रखता हूं तो मैं अब देखो फर्स्ट प्लेस पे कितने डिजिट्स रख सकता हूं, 12। आपने 2 नंबर रख लिए, उनको भूल जाओ, तो फर्स्ट प्लेस पे कितने आएंगे, 4 डिजिट्स में से कोई भी। सेकंड में 3 डिजिट में से कोई भी। थर्ड में 2 डिजिट्स में से कोई भी। तो कितने बन गए ये बेटा, अगर लास्ट में 12 रखते हैं तो कितने नंबर्स बनेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 सर 24 नंबर्स बन जाएंगे। लास्ट में 12 फिक्स करने पर 24 नंबर्स बन जाएंगे 5 डिजिट के, ठीक है। क्लियर? इसी तरह से अगर लास्ट में 16 फिक्स करोगे तब भी 24 नंबर्स बनेंगे। इसी तरह से 24 फिक्स करोगे तो तब भी 24 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। सभी में 24 बनेंगे, यहां भी 24, यहां भी 24, यहां भी 24, यहां भी 24 नंबर्स बनेंगे, यहां भी 24 नंबर्स बनेंगे। हर में अगर 24 नंबर्स बन रहे हैं, और ऐसे कितने केस बन रहे हैं,
8 केस बन रहे हैं, तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे? कितने बनेंगे बेटा? सर 24 इंटू 8 192 नंबर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 192। तो ये क्वेश्चन खत्म। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कंडीशन हमने रख दी, उसके केसेस बना दिए और उसके बाद सॉल्व कर लिया। चलो जी, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? पक्का? हाँ जी, बढ़े आगे फिर। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चलो भी अगेन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रहते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन आपने सॉल्व किए भी होंगे इस टाइप के। चलो आज करते हैं, अलग अलग केस दिए हुए हैं और इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले जी, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल के लेटर्स को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो 8 लेटर के, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो पहली कंडीशन, जी एंड ई आर एट एक्सट्रीम प्लेसेस। 8 लेटर वर्ड बनाना है लेकिन जी और ई एक्सट्रीम प्लेसेस पे होंगे। तो अगर यार जी और ई एक्सट्रीम प्लेसेस पे होंगे तो कितने केस बनेंगे? या तो जी फर्स्ट प्लेस पे होगा और ई लास्ट प्लेस पे होगा, और या फिर जी ई फर्स्ट प्लेस पे होगा और जी लास्ट प्लेस पे होगा। ठीक, तो बाकी कितने बचे? 6 प्लेसेस बचे हैं। टोटल ट्राइंगल में कितने लेटर्स है? देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स अवेलेबल थे, जिसमें जी और ई तो बेटा आपका फिक्स हो गया, जी फर्स्ट पे आएगा और ई लास्ट पे, इनको अरेंज नहीं कर सकते पहले वाले में। तो कितने बचे? 6 प्लेसेस, 6 ही 6 प्लेसेस, 6 ही लेटर्स अरेंज करने हैं, तो 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल हो गया। सीधी बात है, 6 प्लेसेस 6 ही लेटर्स है तो 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करना है ऐसे ही कर लो, पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 4, तीसरे पे फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो बेटा ये क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल हुआ। ये भी क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल हुआ। तो कितना हो गया ये? 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। दूसरा केस, जब ई फर्स्ट प्लेस पे है, पहला केस, और सेकेंड केस। और यहां पर भी कितने बन जाएंगे फिर? 6 फैक्टोरियल, 6 प्लेसेस 6 ही आपके पास लेटर है, तो ये भी 6 फैक्टोरियल। ये भी कितना हो गया? 720। तो आपका आंसर क्या आ गया सर? 1440। तो टोटल कितने बनेंगे जिसमें जी और ई एक्सट्रीम प्लेसेस पे है? 1440। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे यार, जी और ई एक्सट्रीम प्लेसेस पे है, एक्सट्रीम मतलब स्टार्ट और एंड वाले। ठीक है, तो पहले उनको छोड़ दो, बाकी 6 को कितनी वेज में कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल। और जी और ई आपस में कितनी वेज में अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आई होप सभी को क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर 1440 है। ठीक है जी, डन है पक्का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड, G is at first place but E should not be at last place। कह रहे G तो फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, ये तो पक्का कर दिया, लेकिन E लास्ट पे नहीं होना चाहिए। तो बेटा देखो, E लास्ट पे नहीं होना चाहिए। ये G को अगर फिक्स कर दिया, बचे कितने? 7 प्लेसेस बचे, 7 ही लेटर्स हमारे पास बचे हैं, लेकिन E लास्ट पे नहीं होना चाहिए। कह रहे E जो है वो लास्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो अब इसको यार आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस में से माइनस कर दूं वो वाले केस जिसमें जी फर्स्ट प्लेस पे हो, फर्स्ट प्लेस, एंड ई लास्ट पे हो, ई शुड बी एट लास्ट। तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, टोटल अगर जी फर्स्ट प्लेस पे फिक्स है तो कितने बने? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि जी तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया, बाकी बचे 7 लेटर्स, 7 ही प्लेसेस, तो 7 फैक्टोरियल। उसमें से वो वाले केस माइनस करने हैं जिसमें जी फर्स्ट पे हो और ई लास्ट पे हो। बेटा अगर जी फर्स्ट पे है, ई लास्ट पे है, तो पिछला हमने क्वेश्चन किया था, 6 प्लेसेस बचे और 6 ही लेटर्स बचे, तो कितनी बेस हो जाएंगी? 6 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसको, 6 फैक्टोरियल
कॉमन लिया, बचा 7 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसे किया, ई लास्ट पे नहीं होना चाहिए, तो हमने टोटल केसेस में से माइनस कर दी वो केस जिसमें जी फर्स्ट पे हो और ई लास्ट पे हो, वो वाले केस। टोटल ये वाले कौन से लिए पता है, जिसमें जी शुड बी एट फर्स्ट प्लेस, जी शुड बी एट फर्स्ट प्लेस, वो वाले लिए हैं। नहीं तो आप कहोगे सर टोटल तो 8 फैक्टोरियल बनते हैं। भाई 8 फैक्टोरियल टोटल तब बनते हैं जब जी के साथ कोई कंडीशन ना हो, बट इस क्वेश्चन में जी के साथ कंडीशन है कि जी फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि जी के साथ कंडीशन थी तो 8 में से सिर्फ 7 ही लेटर्स बचे थे, 7 फैक्टोरियल इसलिए आया है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो फिर अगला क्वेश्चन, ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अगर बेटा सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए, ट्राइंगल में कितने वॉवल्स है सर, आई ए ई, ये 3 वॉवल्स है, इनको इकट्ठा रखना है हमने। तो यार ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करना है, बचा क्या टी आर एन जी एल, ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करना चाहिए जब पर्टिकुलर ग्रुप को इकट्ठा कर लिया जाए। तो ऐसे में मैं यार ये तीनों को इकट्ठा कर दिया आईएई को। ठीक है, अब आईएई को एक मैंने न्यू लेटर का नाम दे दिया एक्स, टी आर एन जी एल। ठीक है, अब आप इनको कितनी वेज में अरेंज कर सकते हो, 6 लेटर्स है, 6 प्लेसेस है, तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे सर 6 लेटर्स 6 प्लेसेस तो 6 फैक्टोरियल, 6 पे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब x को मैंने एक लेटर माना है। अब ये हमेशा अगर x को एक लेटर माना है तो तीनों के तीनों इकट्ठे होंगे, बट एक बात बताओ बेटा, ये जो 3 वॉवल्स है आई ए ई, ये इंटरनली तो इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में, ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो कितनी वेज में, 3 लेटर्स हैं, 3 ही प्लेसेस हैं, तो एक पहले पे 3, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, या सीधा बोल दो 3 फैक्टोरियल वेज में। तो वॉवल्स जो है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, वॉवल्स के लिए अलग कितना 3 फैक्टोरियल बेस। तो टोटल आपका कितना हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आपका जो भी आएगा यार सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 720 इंटू 6 4320। ठीक है, क्या किया, जब हमें कहा गया सारे वॉवल्स इकट्ठे हो तो कर लो भाई, तीनों वॉवल्स को इकट्ठा लिख लिया आई ए ई और इसको एक लेटर एक्स मान लिया, और बाकी के कंसोनेंट्स जो बचे थे टी आर एन जी एल, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए 6 लेटर 6 प्लेसेस तो 6 फैक्टोरियल बेस। लेकिन वॉवल्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं अंदर, तो 3 प्लेसेस 3 वॉवल्स, तो कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। तो भाई आंसर क्या आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 432 वेज। क्लियर होगा ना, हाँ जी पक्का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन है नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर। उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन ये लिखा होता, ये क्वेश्चन किया है ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, ये वाला किया है हमने। अगर क्वेश्चन होता ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, कि सारे के सारे वॉवल्स, तीनों के तीनों वॉवल्स कभी भी इकट्ठे ना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, सिंपल कॉम्प्लीमेंट मेथड है यार। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस में से माइनस कर देंगे ऑल वॉवल्स टुगेदर, सिंपल सी बात है। सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे ना हो तो कैसे करेंगे, टोटल में से वो वाले केस माइनस कर देंगे जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे होंगे। तो भाई कर दो ना, टोटल कितने होंगे 8 लेटर्स है और 80 प्लेसेस है, तो कितना हो गया बेटा 8 फैक्टोरियल। माइनस क्या करेंगे, सारे वॉवल्स इकट्ठे हो, तो भाई ये हमने अभी केस किया है, कितना बना था 4320। तो जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लेना। तो आंसर होगा 8 फैक्टोरियल माइनस 4320। ये कौन सा केस होगा, ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, सारे के सारे वॉवल्स कभी भी इकट्ठे ना हो। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब लास्ट केस करेंगे नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर। अब ये बेटा मैंने जान के आपको बताया था कि ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, क्योंकि अगला केस मेरा था नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर। इन दोनों में डिफरेंस है।
जो हमने ये वाला केस किया है जहां पर ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, यानी कि तीनों के तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते भाई, दो तो इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर, कोई भी दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो अब इनको सॉल्व करने का आपका मेथड क्या है रहना चाहिए, ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। आपको यार जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर, और इस टाइप के और भी फेमस क्वेश्चंस है, बॉयज और गर्ल्स की अरेंजमेंट बता देते हैं और कहते हैं नो टू बॉयज सिट टुगेदर, या फिर नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को जब नो टू पर्टिकुलर वेरिएबल्स अकर टुगेदर, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करना है। अब यार ट्राइंगल अगर वर्ड को देखें, इसमें हमारे पास वॉवल्स है या फिर कॉन्सोनेंट्स है। आपने क्या करना है, जब भी नो टू वेरिएबल अकर टुगेदर, जैसे नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर, तो आपने वेरिएबल को अपने वॉवल को कहां प्लेस करोगे। अगर आप वॉवल्स को इन कंसोनेंट्स के गैप में प्लेस करो, TRNGL, इनके गैप में अगर प्लेस करो तो कभी भी दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं होंगे, तो कभी भी दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं होंगे। कि वॉवल्स को कहां कहां प्लेस कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगह में से मैं कहीं भी रखूंगा अगर वॉवल्स को, क्या कोई दो वॉवल्स इकट्ठे होंगे, बताओ। अगर मैं वॉवल्स को इन कंसोनेंट्स के बीच में प्लेस करूंगा तो क्या कभी दो वॉवल इकट्ठे होंगे, नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना है कि जब भी एक दो पर्टिकुलर वेरिएबल को कह देते इकट्ठे ना हो सेम टाइप के, तो आपने उनको दूसरे वेरिएबल के बीच में प्लेस करना है, उनके ऑल्टरनेट प्लेसेस पे प्लेस करना है। तो वॉवल्स और कंसोनेंट्स से सबसे पहले मैंने कंसोनेंट्स लिख लिए TRNGL। अब कंसोनेंट्स कितनी वे में अरेंज कर सकते हो, देखो 5 कंसोनेंट्स है और 5 प्लेसेस है, कितना हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल। वॉवल्स को कितनी वेज में कर सकते हो आप, वॉवल्स के लिए कितने प्लेसेस अवेलेबल है 6, और आपने कितने वॉवल्स अरेंज करने हैं 3, तो सीधा 6p3। या फिर नहीं समझ आता 6p3, तो भाई ऐसे तो बोल सकते हैं ना, पहले वॉवल के लिए 6 प्लेसेस है, दूसरे वॉवल के लिए 5 प्लेसेस है, तीसरे वॉवल के लिए 4 प्लेसेस है, तो कितनी होगी ये 120। ये भी 120 हुआ, सॉल्व करोगे ये भी यही चीज आएगी। 6p3 को कभी भी आपने एक्सपेंड करना है ना, तो कैसे करना है, सिंपल सी बात लिखना, 6 और नीचे क्या है 3, तो आपने 6 को रिड्यूस करना है 3 बार, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये चीज यही आती है, ठीक है 120, सीधा बिना किसी फॉर्मूले के। 6p3 है, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 6 को आपने रिड्यूस करना है कितनी बार, 3 बार, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 120। तो कंसोनेंट्स अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में विच इज 120। वॉवल्स को अरेंज कर सकते हैं कितनी वेज में, 120 वेज में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी सर 120 इंटू 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3, कुछ लोगों ने ऐसे लिखा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1400 ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले क्वेश्चन का 14,400। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है जी, पक्का। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब नो टू वॉवल्स अकर टुगेदर, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, कैसे करना है, दूसरे वेरिएबल्स के बीच में उनको अरेंज कर देना है, ठीक है, गैप में, उनके गैप में उनको अरेंज कर देना है। चलो जी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999 but not greater than 4000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 if repetition is not allowed, sorry if repetition is allowed, sorry भाई, if repetition is allowed, जल्दी से करो। अब ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली लोग गलतियां करते हैं और मैं पक्का बता रहा हूं आप भी कर रहे होगे। 2 मिनट वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो ये क्वेश्चन करके देखो, और मैं पक्का बता रहा हूं आंसर आपका गलत आएगा, 99% लोगों का गलत आएगा भाई, 1% का ठीक भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्राई करो जरा, ठीक है, और मैं भी सॉल्व करवाता हूं। अब बेटा ये बोला हुआ है ग्रेटर देन 999 है, बट नॉट ग्रेटर देन 4000 है। नॉट ग्रेटर देन 4000 का मतलब या तो लेस होगा 4000 से या इक्वल होगा,
तो आपने ऐसे नंबर्स बताने हैं। तो डेफिनेटली आप ये तो बोल सकते हैं ना, ग्रेटर देन 999 और लेस देन इक्वल टू 4000 कितने डिजिट के नंबर बनेंगे? 4 डिजिट नंबर बनेंगे। ये कितने डिजिट के बनेंगे? 4 डिजिट। अच्छा यार, ये जो गलती करते हैं मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट ग्रेटर देन 4000, इसका मतलब एक नंबर 4000 तो लिया जा सकता है, वन वे तो यही हो जाएगी, 4000 से ऊपर नहीं लेना है, बट 4000 को तो ले सकते हैं। तो एक केस तो ये बनेगा आपका जिसमें आपने नंबर क्या लिया? 4000। ठीक है, अब बाकी 4 डिजिट के नंबर्स क्या होंगे ये देख लेते हैं। 4 प्लेसेस बनाए, पहले प्लेस पे कितने आ सकते हैं? हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है 0 1 2 3 4। तो पहले प्लेस पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 0 रखोगे तो वो 3 डिजिट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 4 आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पर अगर आपने 4 रखा तो डेफिनेटली, अगर 4 रखा तो क्या होगा? वो 4000 समथिंग आ जाएगा नंबर, और ग्रेटर देन 4000 हम ले नहीं सकते। तो ना ही फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, ना ही 4 आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 1 2 या 3 में से, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हो। तो कितनी वेज हुई? 3। सेकंड प्लेस पे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, जो फर्स्ट प्लेस पे रखा है वो सेकंड में भी रख सकते हैं। तो सेकंड प्लेस पे कितने हो जाएंगी? 5 बेस। नेक्स्ट प्लेस पे 5, नेक्स्ट पे भी 5, तो कितने बन गए? 375 नंबर्स। ठीक है, और एक नंबर ये भी था, ये हमने जो 4000 लिया था। तो टोटल वेज कितनी होगी? 375 प्लस 1, 376 वेज। तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर 375 दिया होगा, जबकि आंसर 376 है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला नॉट ग्रेटर देन 4000, बट 4000 तो लिया जा सकता है भाई। क्यों? क्लियर है? चलो, तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो बेसिकली किया है परमुटेशन के, मैंने बेसिक्स आपको बताए। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने परमुटेशन के ऊपर भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में यार यहीं तक हम करेंगे, और बाकी का पार्ट, अभी परमुटेशन हमारी खत्म नहीं हुई है। परमुटेशन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और कवर करने हैं, कुछ इसके जो बेसिक फॉर्मूलेज और हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी का पार्ट जो परमुटेशन का है वो कवर करवाऊंगा। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। और यार, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर भी करो और लाइक भी करो। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें परमुटेशन के बाकी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ओके जी, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।